हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस भाई अमित पांडे। खासा आज के विषय संकल्पना की जब बात की जाए तो राज्य स्पेशल परीक्षाओं को ही आधारित करते हुए इस सेशन की यहाँ से श्रृंखला के अंतर्गत हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं एक एक प्रश्नों के बारे में जो हमारी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और कहीं न कहीं उन संदर्भों को भी व्यवस्थित करते हैं जो हमारे लिए एक अपना महत्वपूर्ण स्थान भी रखते हैं। और सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो जिसकी विषय संकल्पना हमारी परीक्षा के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है, तो उसी को लेकर के यहाँ पे आप सबके सम्मुख हम उपस्थित हो चुके हैं। एक एक क्रम की शुरुआत भी हो चुकी है और आप लोग भी जुड़ चुके हैं। तो इसे बिंदु के साथ अपनी इस क्लास की शुरुआत करते हैं कि माँ बाग देवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित्य नई ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें। यही सदैव से हमारा मानना है और इसी क्रम के साथ ही हम अपने क्लास की आज की शुरुआत करते हैं। तो मुख्यतः एक एक प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरूर चाहेंगे कि अगर आप लोग इस सेशन में जुड़े हैं तो इस सेशन को लाइक और अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी कर दें ताकि उन लोगों को भी क्या किया जाए, इस सेशन के माध्यम से जोड़ा जा सके जो अभी किसी कारणवश यहाँ उपस्थित नहीं है। तो चलेगा, श्रृंखला की शुरुआत करते हैं एक एक बिंदुओं के साथ कि माँ बाग देवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित्य नई ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें। यही संकल्पना लेकर के कि सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने विद्या रूपी विशालाक्षी विद्या देही नमोस्तुते। माँ वाग्देवी सदैव आप सबके साथ इस तरीके से अपना सानिध्य बरकरार रखे ताकि आप लोग नित्य नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। इन्हीं संकल्पनाओं के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्न के साथ, पहले मंतव्य के साथ आज के क्रम को देखते हैं। पहला प्रश्न आप सबके सम्मुख है कि हमारे यहाँ पर एतमादुद्दौला का मकबरा ये आगरा में बनवाया गया है। बेसिक अगर देखा जाए तो ये अकबर के माध्यम से, जहांगीर के माध्यम से, नूरजहां के माध्यम से या फिर आपके शाहजहां के माध्यम से। अगर एतमादुद्दौला की बात की जाए तो एतमादुद्दौला के मकबरे को बेसिकली किसके माध्यम से बनवाया गया है? एतमादुद्दौला का मकबरा। अब इसके बारे में तो आपने कई बार सुना होगा। ये हमारे यूपी के परिप्रेक्ष्य आपको दिखता है और यूपी के परिप्रेक्ष्य देखा जाए तो यूपी से भी जो इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण संदर्भ जुड़ता है वो अपने आप में इस कारण से महत्वपूर्ण बनता है। क्यों? क्योंकि इसकी जब बात की जाए तो इसका संदर्भ हम मुगल काल की संकल्पनाओं में अलग अलग संदर्भों में देख पाते हैं। ठीक है, किसके परिप्रेक्ष्य में? मुगल काल की जब बात की जाए तो मुगल काल की संकल्पनाओं में इसका नाम प्रमुख रूप से दिख मिलता है। खासा आपने इसके बारे में सुना भी होगा। ये एतमादुद्दौला मकबरा जो है आपके आज वर्तमान उत्तर प्रदेश की जो संकल्पना है आगरा, वहां पे अवस्थित है। अब जब उत्तर प्रदेश में अवस्थित है तो इसका संदर्भ क्या है? तो पहली बात ध्यान रखिएगा, इसके परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा ये नूरजहां के द्वारा बनवाया गया। क्योंकि आप भी जानते हैं नूरजहां ने क्या किया था, अपने पिता की याद में, अपने पिता के लिए क्या किया था, इस मकबरे का निर्माण कराया है। अच्छा, पिता के लिए निर्माण कराया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये ध्यान रखिएगा कि इनकी जब बात की जाए तो ये कब से संबंधित है, तो ये मुगल काल से संबंधित है। तो मुगल काल की जब बात की जाए तो मुगल काल में कई बार ये पूछा गया है कि पहली एक ऐसी इमारत जो शुद्ध संगमरमर से बनी है। तो शुद्ध संगमरमर की जब बात की जाए तो शुद्ध संगमरमर से बनी जो एक इमारत हमें देख मिलती है वह क्या होती है? वह होती है एतमादुद्दौला का मकबरा। तो बेसिक अगर देखा जाए तो खास कैसे कह सकते हो कि एतमादुद्दौला का मकबरा जो आपके आगरा में पड़ता है, नूरजहां ने अपने पापा के लिए बनवाया था। खास करके ये मुगल काल की शुद्ध संगमरमर की एक आपकी इमारत होती है जिसमें बेसिक अगर देखा जाए तो आपने इस्लामी शैली के बारे में सुना होगा। इस इस्लामी शैली की जब बात की जाए तो इस्लामी शैली वगैरह का प्रयोग आपको दिख मिलता है। इस्लामी शैली या बेसिकली जिसको हम क्या बोलते हैं, अपने यहाँ पे पित्तदुरा शैली जानते हैं, पित्तदुरा शैली का भी नाम दिया जाता है। ठीक है, तो यह प्रमुख रूप से आपको दिख मिलता है। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, एक बिंदु और आता है। जिस तरीके से एतमादुद्दौला का मकबरा स्थित है उसी तरीके से आपने अकबर का भी मकबरा देखा होगा। तो अकबर का मकबरा अभी शायद एपीएस का पेपर हुआ था उसमें आया भी था। अकबर का मकबरा ये कहाँ पे स्थित है? तो पहली बात तो ये आगरा में ही स्थित है। कहाँ? सिकंदरा में। आगरा के सिकंदरा की जब बात की जाए तो वहां पे अवस्थिति है। खास करके इसको जो बनवाया गया था वो सलीम ने बनवाया था। सलीम अर्थात जिसको हम क्या बोलते हैं, अपने यहाँ पे जहांगीर के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो जहांगीर की जब बात की जाए तो जहांगीर के द्वारा ये बनवाया गया था। और यहीं पर एक नाम और ध्यान रखिएगा, खासा जब हम बिंदु की बात करें तो बिंदु के रूप में आप भी जानते हैं कि इसका नाम आता है ये शाहजहां। शाहजहां की परिपेक्ष की जब बात की जाए तो उन्होंने क्या किया है, शुद्ध रूप से आज आप जानते हैं ताजमहल का निर्माण कराया है। ठीक है, तो ताजमहल का जो निर्माण है वो शाहजहां ने कराया था। किस परिपेक्ष में? अपनी पत्नी मुमताज के लिए।
तो मुमताज बेगम की जब बात की जाए तो उनको याद करते हुए यहाँ पर ये इन्होंने बनवाया था। इसके खास करके एक नाम को ध्यान रखिएगा, जो इसके इंजीनियर थे उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी की जब बात की जाए तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, ये इसके इंजीनियर होते हैं। और कई बार आपने सुना होगा कि राजस्थान की जब बात की जाए तो राजस्थान की जो मकराना खान है वहां से लाए गए आपके जो संगमरमर थे उसके संगमरमर को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। अर्थात आप कह सकते हो कि शुद्ध सफेद संगमरमर की जब बात की जाए। ठीक है, बेसिक अगर देखा जाए तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपके आगरा में ही देख मिलता है। खासा आपने सुना होगा यहाँ पे एक लाल किला है, तो लाल किला किसने बनवाया है, ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये बनवाया गया अकबर के द्वारा, क्योंकि आप भी जानते ना ये अभी यूनेस्को में शामिल है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है। तो यूनेस्को के अंतर्गत ये लाल किला भी शामिल है जिसे अकबर ने बनवाया। तो ये कुछ विशेष इमारतें जो आपके अकबर और सॉरी आपके आगरा में दिख मिलती हैं। वैसे आगरा की जब बात की जाए तो ये मुख्य रूप से यमुना नदी के किनारे पड़ता है। और शुद्ध रूप से आप भी जानते हैं कि 1504 में क्या हुआ था, इसको एक लोदी नाम का शासक, जिसको हम कहते हैं सिकंदर लोदी, तो सिकंदर लोदी ने क्या किया था, इस शहर को बसाया था। ठीक है, आगे की बात करें, कहा जा रहा है कि 1857 का जब विद्रोह लखनऊ में आयोजित हुआ तो ये किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। लखनऊ विद्रोह की जब बात की जाए तो लखनऊ विद्रोह का संदर्भ हमें देखने को मिलता है। और बेसिकली अगर आप लोग इस सेशन में जुड़े हैं तो इतना जरूर काम करिएगा कि इस सेशन को अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1857 का विद्रोह पूछा गया है, तो सबसे पहली बात तो यही आती है 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ। तो आप भी जानते हैं ये 10 मई को शुरू हुआ। 10 मई 1857 कहाँ से, मेरठ से। रोटी और कमल आपने सिंबल के रूप में सुना होगा। और यहाँ पे बात आती है कि इसके विद्रोह की जो प्रवृत्ति थी वो कैसी थी, तो वह आपको सिपाही विद्रोह देख मिलता है। सिपाही विद्रोह क्यों कहते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं एक वर्ग था जिसको नाम दिया जाता है काली पलटन सिपाही। तो काली पलटन सिपाही की जब बात की जाए तो उन लोगों के माध्यम से इसको क्या किया गया, संयोजित किया गया, इस कारण से इसका नाम प्रमुख रूप से दिख मिलता है। बाकी पहले शहीद की जब बात की जाए तो उनका नाम क्या होता है, तो पहला शहीद भी ध्यान रखिएगा यहाँ पे मंगल पांडे के रूप में। तो मंगल पांडे की जब बात की जाए तो ये इसके पहले शहीद हो जाते हैं। अब बात बचती है कि अलग अलग लोकेशन में विद्रोह का नेतृत्व कहाँ पे। तो नाना साहब ये कानपुर से संबंधित है। अच्छा, कानपुर की जब बात की जाए तो कानपुर से इनका भी नाम ध्यान रखिएगा, तात्या टोपे का। रानी लक्ष्मीबाई अगर इनकी बात की जाए तो ये झांसी से संबंधित थे। खासा इनके परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा, इनके गंगाधर राव, क्या बोलते हैं, गंगाधर राव, ये इनके पति हुआ करते थे। और इनके पुत्र का नाम था दामोदर राव। ठीक है, दामोदर राव ये इनके पुत्र का नाम था। बेसिक अगर देखा जाए तो नाना साहब का भी नाम ध्यान रखिएगा, इनका ओरिजिनल नाम था धोधू पंत। ठीक है, धोधू पंत। और अगर हम तात्या टोपे की बात करते हैं तो इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंगा। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंगा। एक्चुअली इन सब के नामों को पूछा गया है। ठीक है, और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो आप भी जानते हैं, इनको क्या बोला जाता है, मनु, मणिकर्णिका, मणिकर्णिका, और फिर आपकी छबीली, ये क्या हो जाते हैं, ये इनके कुछ बेसिकली नाम होते हैं। अब बात आती है विद्रोह लखनऊ से, तो लखनऊ से बेगम ऑफ अवध, या जिसको हम क्या बोलते हैं, बेगम हजरत महल के रूप में जानते हैं। तो बेगम हजरत महल की जब बात की जाए तो इन्होंने इसका नेतृत्व किया, जिस परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा, इनके पति का नाम था नवाब वाजिद अली शाह। और नवाब वाजिद अली शाह की जब बात की जाए तो ये क्या माने जाते हैं, यह इस परंपरा में अंतिम नवाब माने जाते हैं। इनके पुत्र का नाम ध्यान रखिएगा, आपने सुना भी होगा, विरजिस कादिर, विरजिस कादिर। तो विरजिस कादिर की जब बात की जाए तो ये इनके पुत्र का नाम। हालांकि यहाँ पे अवध को जो इन्होंने अपने अंतर्गत शामिल किया था अंग्रेजों ने, वह बेसिकली आप कह सकते हो कुशासन का आरोप लगा के शामिल किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भारत में नारी आंदोलन अगर इसकी बात की जाए तो यह हमारे यहाँ पर किनकी प्रेरणा से शुरू हुआ। बेसिक अगर देखा जाए तो पद्माबाई राणाडे के माध्यम से, एनी बेसेंट के माध्यम से, सरोजिनी नायडू के माध्यम से, या फिर आपकी ज्योतिबा फूलों के माध्यम से। खासा अगर देखा जाए तो नारी आंदोलन हमारे यहाँ पर बेसिक आपको दिख मिलता है, नारी आंदोलन। नारी आंदोलन की जब बात की जाए तो पद्माबाई रानीडर या एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, ज्योतिबा फूले। अच्छा, एक नाम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि ये नारी आंदोलन शुरू करने वाला कोई महिला नहीं थी, बल्कि ये पुरुष थे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अक्सर आपने सुना होगा ज्योतिबा बाई फुले, क्या नाम आता है हमारे यहाँ पे, ज्योतिबा बाई फुले की जब बात की जाए तो इनके परिप्रेक्ष्य, क्योंकि इनकी पत्नी की जब बात की जाए तो इनकी पत्नी थी सावित्री फुले।
ठीक है। अभी आपने सुना भी होगा इनका दिवस भी था, ठीक है। 2 दिन पहले की जब बात की जाए तो ये इनका सावित्रीबाई फुले का दिवस भी था। तो इस परिप्रेक्ष्य में आपने सुना होगा कि ज्योतिबाबाई फुले की जब बात की जाए तो इनके परिप्रेक्ष्य इनकी पत्नी जो थी सावित्री फुलो, इन्होंने क्या किया था, खास आप कह सकते हो कि ये महाराष्ट्र के लोकेशन में रहते थे और इसे महाराष्ट्र के अंतर्गत ही पूना में इन्होंने क्या किया था, देश का पहला बालिका शिक्षा के लिए क्या किया था, एक कह सकते हो कि विद्यालय की भी स्थापना करी थी। तो बालिका शिक्षा को आधारित करते हुए पूना महाराष्ट्र जो पड़ता है वहां पर इन्होंने पहली विद्यालय की भी स्थापना करी थी। कब स्थापित किया था, तो ये 1848 में। तो 1848 की जब बात की जाए तो बालिका शिक्षा के लिए एक यहाँ पर इन्होंने क्या किया, पूना में विश्वविद्यालय स्थापित किया था, जिसका पूरा पूरा पर्याय था कि हमारे यहाँ पर जो महिलाएं होती हैं, जो बच्चियां होती हैं, उनको भी हमें क्या करना है, पढ़ाई लिखाई के बारे में एक तरीके से अवेयर करना है और शिक्षा में कैसे हम उनका मतलब एक तरीके से कह सकते हो प्रतिनिधित्व बढ़ा सकते हैं, उसके लिए इनका प्रमुख कार्य करना है। ज्योतिबाबाई फुले के माध्यम से आपने सुना भी होगा, इन्होंने एक सोसाइटी स्थापित की थी जिसका नाम था सत्य शोधक समाज, ठीक है। तो सत्य शोधक समाज की जब बात की जाए तो ये इनके द्वारा स्थापित करी गई एक तरीके से कह सकते हो एक सोसाइटी के रूप में जानी जाती है। इवन एक उन्होंने पुस्तक भी लिखी है, आपने सुना भी होगा। पुस्तक की जब बात की जाए तो इनकी पुस्तक का नाम है गुलामगिरी, ठीक है। गुलामगिरी की जब बात की जाए तो गुलामगिरी क्या होती है, ये इनकी एक पुस्तक के रूप में जानी जाती है, ठीक है। और सत्य शोधक समाज की जब बात की जाए तो एक इन्होंने क्या किया था, सोसाइटी स्थापित किया था। ये कब स्थापित हुआ था, तो ये 1873 ईस्वी में, ठीक है। 1873 की जब बात की जाए तो सत्य शोधक समाज इन्होंने ज्योतिबाबाई फुले ने स्थापित किया था। कहाँ से संबंधित है, तो यह मुख्य रूप से आपके महाराष्ट्र से संबंधित है। और आप कह सकते हो कि ये हमारे यहाँ पर महिलाओं को अधिकार देने के लिए संदर्भ में ये बड़े अच्छे नंबर पे आते हैं, ठीक है। बेसिक सरोजनी नायडू का भी नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि इनको हम क्या बोलते हैं, भारत कोकिला कहते हैं। हालांकि इनका संदर्भ कोई महिलाओं के परिप्रेक्ष्य नहीं है, लेकिन हाँ हमारे देश की एक महान विभूति हैं, तो इनके दिवस को हम लोग क्या मनाते हैं, अपने यहाँ पे खास करके राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इनके तिथि को हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में आयोजित करते हैं। क्लियर। आगे 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ पे आपका आयोजित हुआ। 1921 की जब बात की जाए तो 1921 में मोपला विद्रोह यह हमें देखने को मिलता है। आज मोपला विद्रोह की जब बात की जाए तो इसका संदर्भ कहां से है, ठीक है। मोपला विद्रोह की जब बात की जाए तो यह हमें देखने को मिलता है कश्मीर में BNWFP पे, या फिर यहीं पे आप कह सकते हो कि केरल में, या फिर आपके असम में। अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा, मोपला विद्रोह की जब बात की जाए तो बेसिकली आप कह सकते हो ये किसान वर्गों का एक विद्रोह माना जाता है। खास करके अगर देखा जाए तो ये किस परिप्रेक्ष्य में, किसानों का विद्रोह था अपने जमींदारों के प्रति। क्योंकि जमींदार की जब बात की जाए तो जमींदार लोग क्या करते थे, बहुत ज्यादा मात्रा में राजस्व वसूलते थे और उसी राजस्व के ही परिप्रेक्ष्य में किसानों ने जमींदारों के, याद ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश के खिलाफ नहीं था, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, ये जमींदारों के प्रति था। तो ये कहां से था, ये केरल में जो आपका मालाबार का तट है, ठीक है। केरल की जब बात की जाए, जहां पे मालाबार तट आपने नाम सुना होगा, तो उस केरल के मालाबार तट पर यह आपका मोपला विद्रोह सन 1921 में आपको देखने को मिल जाता है। तो इस कृषकों के माध्यम से करे गए आंदोलन की जब बात की जाए तो एक तरीके से यह कह सकते हो ये क्या था, कृषक आंदोलन के रूप में पहचान मिलती है, जो अपने जमींदारों के खिलाफ था। कहां से, केरल से संबंध था, जो मालाबार का तट है, ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अगर इसकी बात की जाए तो इसके पहले अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। देखिए कांग्रेस की जब बात की जाए तो कांग्रेस की संकल्पना अलग है, ठीक है। कांग्रेस की अगर संकल्पना की बात की जाए तो कांग्रेस की संकल्पना अलग है, लेकिन यहां पे किसकी बात चली है, ट्रेड यूनियन कांग्रेस। क्योंकि हमारे यहाँ पे आपने अक्सर सुना होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, तो वो अलग मसला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में आपने सुना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुआ था, खास करके A.O. ह्यूम के द्वारा। और इनकी जब बात की जाए तो उन्होंने इसकी स्थापना कोलकाता में करी थी। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक बिंदु और आपको समझ में आता है कि इसकी जो पहली बैठक हुई थी मुंबई में हुआ था, और WC बनर्जी की जब बात की जाए तो उन्होंने क्या किया था, इसकी अध्यक्षता करी थी, ठीक है। तो ये बिंदु आपको दिख मिलता है कहाँ पर, गोकुलदास तेजपाल में। गोकुलदास तेजपाल जो संस्कृत विद्यालय है, ये बिंदु वहां से समय था। लेकिन ये राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये क्या है, ये ट्रेड यूनियन है।
कांग्रेस का मतलब आप जानते होंगे, कांग्रेस की जब बात की जाए तो कांग्रेस का मतलब ही होता है कि लोगों का अपना ग्रुपिंग, मतलब एक कह सकते हो कि जो बैठक नहीं होती है, बैठक को हम एक सामान्य शब्द में कांग्रेस नाम देते हैं। तो लोगों की एक जो बैठक होती है उसी को इस परिपेक्ष में देखा जाता है। तो यहाँ पे भी राष्ट्रीय कांग्रेस का मतलब है कि आंदोलनकारियों का एक अपना ग्रुप है। लेकिन ये किससे संबंधित है? ये ट्रेड यूनियन से संबंधित आपको देखने मिलता है। तो इसकी जब बात की जाए तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके पहले अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं लाला लाजपत राय। क्या नाम होता है? लाला लाजपत राय की जब बात की जाए तो इसका नाम ध्यान रखिएगा। संस्था कब गठित की गई थी? 1920 में। 1920 की जब बात की जाए तो अब ये हुआ कि जो देश के बड़े बड़े व्यापारी हैं, उन बड़े बड़े व्यापारियों की बात की जाए तो उनके माध्यम से क्या किया गया? इसको गठित किया गया। और इसके गठन की जब बात की जाए तो इसके गठन के परिप्रेक्ष्य में ही इसका नाम देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, क्या बोलते हैं? भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, या जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो इसको कई बार अटक का भी नाम दिया जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? इसको अटक का भी नाम दिया जाता है, ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, अटक की जब बात की जाए तो इसे अटक का भी नाम दिया जाता है। अटक बेसिकली ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जब बात की जाए। ठीक है, आपने सुना भी होगा एम जोशी, ये इसके क्या थे? ये संस्थापक सदस्यों में से आते हैं। संस्थापक सदस्यों की जब बात की जाए तो उसमें यह नाम शामिल होता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जोशी के अलावा लाला लाजपत राय, और एक नाम और आपने सुना होगा, जोसेफ बेटिस्टा। जोसेफ बेटिस्टा। तो इन दोनों की जब बात की जाए और साथ ही साथ लाला लाजपत राय, तो इन सब ने मिल करके 1920 में क्या किया? इस ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना करी। और इस परिपेक्ष की जब बात की जाए तो यह हमें देख मिलता है लाला लाजपत राय के परिपेक्ष में। ठीक है, एक पीछे क्वेश्चन छूटा था, इसे देख लेते हैं। भारत में रेलवे लाइन पहली बार किस एक ब्रिटिश गवर्नर के समय पर बिछाई गई? कौन सा एक ऐसा गवर्नर था जिसके समय काल में क्या हुआ? हमारे यहाँ पर रेलवे लाइन आपकी बिछाई गई। रेलवे लाइन की जब बात की जाए तो ये प्रमुख रूप से आपकी बिछाई जाती है। तो इसका समय काल जो था वो आप भी जानते ही, ये कब से कब तक था? तो ये 1850 से लेकर के 1856 तक ये हमारे यहाँ पर विद्यमान था। बेसिक अगर देखा जाए तो इसका नाम क्या था? इसका नाम था डलहौजी। तो डलहौजी की जब बात की जाए तो डलहौजी के शासनकाल में यह आपकी विस्तारित होती है। और पहले रेलवे लाइन की जब बात की जाए तो कब से कब? ये 1853 में चलती है, मुंबई से लेकर के थाने के बीच। मुंबई से थाने के बीच में यह करीब करीब 32 किलोमीटर दूरी तक क्या होता है? संचालित किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे देश की बात हुई तो दो चीज और ध्यान रखिएगा। विश्व में पहली बार कब चली थी? तो विश्व में पहली बार इंग्लैंड में चला था। और ये कब? तो यह 1925 में। और यहीं पे बात आती है हमारे यूपी की। तो यूपी की जो पहली चली थी वह आपके 1859 में चली थी। कहाँ से? आपके प्रयागराज से लखनऊ। तो प्रयागराज से लखनऊ की जब बात की जाए तो वहाँ के बीच में यह आपको देख मिलता है। तो प्रयागराज से लखनऊ में यूपी की पहली चली थी, और साथ ही साथ विश्व का 1925 में चला। जबकि भारत में मुंबई और थाने के बीच में 32 किलोमीटर की दूरी 1853 में यह नाम आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यह डलहौजी के समय काल में आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, एक नाम आता है, बताया जाता है कि बताइएगा हमारे यहाँ पर अखिल भारतीय किसान महासभा पहली बार कहाँ पे आपके आयोजित की गई? क्या किया गया? अखिल भारतीय किसान महासभा पहली बार कहाँ आयोजित की गई? किसानों के परिप्रेक्ष्य आप कह सकते हो कि एक किसान महासभा, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि पहला जो संगठन हमारे यहाँ पर गठित किया गया, अगर उसकी बात की जाए तो वो कांग्रेस के रूप में थी। तो कांग्रेस का जो एक वर्ग था उसमें बहुत सारे क्रांतिकारी, बहुत सारे लोग शामिल हुए। लेकिन अब ये हुआ कि जिस तरीके से कांग्रेस है जो सबका प्रतिनिधित्व करती है, हमें क्या करना है? हमें अपने जितने अलग अलग समूह हैं, जो अपने अपने अलग अलग ग्रुप हैं, उन सबको क्या करना है? इसमें शामिल करना है। और इसी परिप्रेक्ष्य हमने क्या किया? अलग अलग संगठनों का गठन करना चालू कर दिया। तो इसी परिप्रेक्ष्य जैसे किसानों का अपना अलग ग्रुप हो गया, महिलाओं का अपना अलग ग्रुप हो गया, जो कह सकते हो मुस्लिम वर्ग थे उनका अपना अलग ग्रुप था, जैसे अभी हमने बताया सत्य शोधक समाज, तो ये अपना एक अलग ग्रुप था। ठीक है, मुस्लिम लीग वगैरह की बात की जाए या हिंदू महासभा वगैरह, मतलब
ट्रेड यूनियन के परिप्रेक्ष्य, तो सभी ने क्या किया, अपना अपना गुटबाजी करना चालू कर दिया कि भाई हमें अंग्रेजों से लोहा लेना है, तो सभी लोगों को एक साथ आना पड़ेगा। तो सबकी अपनी अपनी संकल्पनाएं। अब इसी बिंदु को लेकर के आप कह सकते हो किसानों को, क्योंकि किसान तो सबसे बड़ी संख्या में और सबसे बड़ा पीड़ित अगर कोई वर्ग था वो तो किसान ही था, तो किसानों के लिए एक अखिल भारतीय स्तर की किसान महासभा को क्या किया जाता है, आपका रिन्यूट किया जाता है। और इस परिप्रेक्ष्य देखा जाए तो ये कहां पर आपका पहली बार आयोजित किया गया, तो इसके बारे में आपने कई बार सुना होगा, लखनऊ में। लखनऊ की जब बात की जाए तो 1936 में क्या हुआ था, इसका यहाँ पे बड़े स्तर पे आयोजन किया गया था। कहाँ पे, अगर इसकी बात की जाए तो ये 1936 में बड़े स्तर पे आपका आयोजित किया गया था। और इस परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा स्वामी सहजानंद के बारे में, स्वामी सहजानंद के बारे में, क्योंकि स्वामी सहजानंद की जब बात की जाए तो इन्होंने क्या की थी, इसकी अध्यक्षता भी की थी। तो अध्यक्षता की जब बात की जाए तो स्वामी सहजानंद के द्वारा 1936 में जो लखनऊ का अधिवेशन हुआ था, अगर इसकी बात की जाए तो ये आपको दिख मिलता है। और एक नाम और ध्यान रखिएगा, एनजी रंगा। एनजी रंगा ये क्या थे, यह इस सदन के कह सकते हो सचिव के रूप में नियुक्त किए गए थे। ठीक है, सचिव की जब बात की जाए तो सचिव के रूप में एनजी रंगा का नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अखिल भारतीय किसान महासभा की जब बात की जाए तो यह लखनऊ में आयोजित हुआ। लेकिन यहीं पर ध्यान रखिएगा, एक संस्था और आपको दिख मिलती है, अवध किसान सभा। अवध किसान सभा, अब इसका जो संबंध है वह किससे है, यह भी आपके यूपी से ही संबंधित है। और इसकी जब बात की जाए तो इसका मुख्यतः गठन आपका जो हुआ था वह, आज आप प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ का जो लोकेशन है, खास करके जो अयोध्या वगैरह से समेत आपका लोकेशन है, बेसिक अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपने मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू और एक नाम और क्या नाम आता है, आचार्य नरेंद्र देव की जब बात की जाए तो इन सब के बारे में आपने प्रमुख रूप से सुना होगा। इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने इसका गठन किया था। तो इस परिप्रेक्ष्य अवध के किसानों के हित के लिए खास करके अवध किसान सभा, और जब हम बात करते हैं टोटल इंडिया लेवल की बात, तो उस दशा में क्या होता है, यह आपके अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होता है। अवध किसान सभा आपके 1920-21 में आपके गठित की जाती है। ठीक है, कहा जाता है कि लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन रद्द किया गया, लेकिन यह किस एक वर्ष किया गया, बंगाल विभाजन की जब बात की जाए तो बंगाल विभाजन हमारे यहाँ पर रद्द करी जाती है, लेकिन इसकी जब बात की जाए तो यह प्रमुख रूप से आपको देखने को मिलता है। लॉर्ड कर्जन, पहली बात तो यह ध्यान रखिएगा इसने कब किया था, तो करने की जो संकल्पना है वो आपने सदैव सुना होगा 16 अक्टूबर सन 1905 को। तो 16 अक्टूबर सन 1905 की जब बात की जाए तो उस टाइम पे क्या किया गया, इसके द्वारा घोषणा किया गया कि हम बंगाल का विभाजन करेंगे। क्या करेंगे, हम पूरी तरीके से बंगाल का विभाजन कर देंगे। अच्छा, बंगाल विभाजन करेंगे तो ऐसे नहीं करेंगे, हमारे करने का पर्याय क्या है, हमारे करने का पर्याय है कि हम इसको राजनीतिक उद्योग से क्या करते हैं, अलग करते हैं। क्योंकि देखो उस समय हमारे यहाँ पर जागृति बड़ी लेवल पे बढ़ती जा रही थी, लोग एकजुट होते जा रहे थे, तो इसने कहा कि सबको अलग थलग करना है, वही साम दाम दंड भेद वाली नीति कि फूट डालो राज करो। और इस दशा में राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करते हुए इसने क्या किया, बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए। अब इस परिप्रेक्ष्य में क्या किया गया, आप भी जानते हैं ये 16 अक्टूबर का दिवस बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 16 अक्टूबर की जब बात की जाए तो पूरे बंगाल में इसे क्या किया गया, पहली बात शोक दिवस के रूप में घोषित किया गया, शोक दिवस। और शोक दिवस के अलावा अगर देखा जाए तो लोगों ने आपसी भाईचारा एकता दिखाने के लिए क्या किया, एक दूसरे के हाथों पर अर्थात कलाइयों की जब बात की जाए तो एक दूसरे के कलाइयों पर यहां पर क्या की थी, राखी बांधी थी कि भैया हमें अलग ना करो, हम सभी मिलजुल करके क्या है, एक हैं। तो इस दशा में अगर देखा जाए तो शोक दिवस के रूप में 16 अक्टूबर को आपका आयोजित किया जाता है। और इस परिपेक्ष की जब बात की जाए तो इस परिपेक्ष में क्या होता है, इसका नाम एक दूसरे के हाथों पे कलाइयों के परिपेक्ष राखी का संदर्भ आपको मिलता है। अब ये घोषणा तो 1905 में हो गई, लेकिन होने के बाद इसकी बात की जा रही है कि ये रद्द कब हुआ, तो रद्द के परिपेक्ष को आपने कई बार सुना होगा, ये किया गया था 1911 में। 1911 की जब बात की जाए आपने सुना भी होगा दिल्ली दरबार, और दिल्ली दरबार की जब बात की जाए जहां पे आपने सुना भी होगा कि जो ब्रिटिश राजा थे, खास करके अगर देखा जाए जिनका नाम आता है जॉर्ज पंचम, तो जॉर्ज पंचम जब आपके भारत आए तो भारत आने पर जब दिल्ली दरबार लगा तो उसी दिल्ली दरबार की जब बात की जाए तो दिल्ली दरबार के परिप्रेक्ष्य इसका नाम आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज और आपसे थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहेंगे, ये जो कर्जन का समय काल है, इसने क्या किया था, इसने इसकी घोषणा की थी। ठीक है, यहां पर इसने क्या किया था, इसकी घोषणा करी थी, लेकिन जब विभाजन रद्द किया गया था
तो उस टाइम पे जो व्यक्ति आ गया था वो दूसरा था। अगर उसकी बात की जाए तो उसे क्या नाम दिया जाता है? उसे नाम दिया जाता है हर्डिंग के रूप में, क्योंकि आप भी जानते हैं इस टाइम पे क्या आ गया था, हर्डिंग हमारे यहाँ पर आ गया था वायसराय के रूप में। तो वायसराय की जब बात की जाए तो उस टाइम पे हर्डिंग आपका आ गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर्डिंग का जो समय काल है वो कब से है? 1910 से लेकर के आपके 1920 तक की जब बात की जाए, 1919 तक, तो इसका शासनकाल है। ठीक है, तो विभाजन रद्द करने के टाइम पे हर्डिंग था, लेकिन घोषणा कर्जन के समय काल पे हुई थी। ठीक है, थोड़ा सा इसको समय से समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि शिक्षा में सुधार के लिए ब्रिटिश सरकार के माध्यम से सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। अब अगर इसकी बात की जाए तो इसकी नियुक्ति कब की जाती है? हमारे यहाँ पर शिक्षा में सुधार के लिए सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया जाता है। अगर इसकी बात की जाए तो यह प्रमुख रूप से हमें देखने को मिल जाता है सैंडलर विश्वविद्यालय। एक्चुअली आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जब हम बात करते हैं मैकाले, तो लॉर्ड मैकाले के परिप्रेक्ष्य आपने सुना कि अंग्रेजों ने एक बिंदु क्लियर कर दिया कि अब हमें शिक्षा की व्यवस्था को थोड़ा सा दुरुस्त करना है। और देखो भाई, विश्व परंपरा में हमारी बुराई ना हो, अंग्रेजों का ये मानना था, तो कम से कम लोगों को दिखाने के लिए, जैसे होता ना हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, तो ऐसा काम किया जाए ताकि लोग हमें बुरा भला ना कहें। क्योंकि अंग्रेज जब हमारे यहाँ आते थे ना तो उनका एक ही मंतव्य होता था, हाँ हम तुम्हारे ऊपर शासन कर रहे हैं, हट, हम तुम लोगों को सुधार रहे हैं, तुम लोगों को सिखा रहे हैं कैसे जिया जाता है, कैसे व्यापार करते हैं, कैसे शासन होता है, ये उनका कहना था। तो सीधी सी बात, अब भारत के लोगों के ऊपर कुछ अपना दिखाना तो पड़ेगा ना। हितैषी वाली व्यवहार की बात की जाए, जैसे हमारे यहाँ पे सांसद विधायक लोग क्या करते हैं, हितैषी के लिए रोड अनाउंस कर देते हैं कि ये 20 किलोमीटर का रोड बनेगा, लेकिन रोड कहाँ बनता है? ऊपर ऊपर बनता है, नीचे की गिट्टी वो लोग खा जाते हैं। तो यही संदर्भ यहाँ था कि ऊपरी दिखावे के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने क्या कहा कि हमारे यहाँ पर हम भारतीयों के हित के लिए अलग अलग कार्य करेंगे, जैसे शिक्षा बना देंगे, ये विद्यालय बनाएंगे, ये ऐसा काम करेंगे ताकि बाकी लोगों को ये लगे कि नहीं अंग्रेज गलत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बहरहाल, तो सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग इसी परिप्रेक्ष्य आपका गठित किया जाता है। और मुख्यतः अगर देखा जाए तो इसका गठन कब होता है? तो यह 1917 में गठित किया जाता है। कब? 1900, जब हम बात करते हैं 17, तो उस टाइम पे इसको गठित किया जाता है। खासा ध्यान रखिएगा, इसके जो अध्यक्ष थे वो संयोग से यही थे, यम ई सैंडलर। क्या नाम था? यम ई सैंडलर की जब बात की जाए तो यह इस समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इसमें 2 और अन्य सदस्य थे। खासा अगर देखा जाए तो संयोग से आप कह सकते हो कि ये जो 2 अन्य सदस्य थे वो भारत के थे। भारत के परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो आपने सुना भी होगा आशुतोष मुखर्जी। आशुतोष मुखर्जी की जब बात की जाए तो आशुतोष मुखर्जी एक सदस्य के रूप में इसमें चिन्हित थे। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो एक सदस्य और थे जिनका नाम था जियाउद्दीन अहमद। क्या नाम था? जियाउद्दीन अहमद। तो जियाउद्दीन अहमद और आशुतोष मुखर्जी की जब बात की जाए तो यह कौन थे? यह इसमें 2 अन्य सदस्य के रूप में थे। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो सदस्य थे ये भारतीय थे। ये दोनों सदस्य कौन थे? भारतीय थे। तो सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग की जब बात की जाए तो शिक्षा में सुधार लाने के लिए यह 1917 में आपका घोषित किया गया। महात्मा गांधी के परिप्रेक्ष्य में खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन की जब बात की जाए तो खिलाफत आंदोलन का समर्थन महात्मा गांधी ने क्यों किया? खलीफा के क्रांतिकारियों को शरण देने के परिप्रेक्ष्य में गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलनों में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की। भारत में खलीफा के परिप्रेक्ष्य स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया था। खलीफा गांधी जी के अच्छे मित्र थे। तो खासा अगर देखा जाए तो इसका नाम हमें देखने को मिलता है कि अगर हम गांधी जी की बात करते हैं तो गांधी जी का जो संबंध हमें देख मिलता है किस एक परिप्रेक्ष्य में कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने खास करके ये जो खिलाफत आंदोलन होता है, इस खिलाफत आंदोलन का क्या किया, एक तरीके से कैसे समर्थन किया। तो खिलाफत आंदोलन की जब बात की जाए तो इसका समर्थन इन्होंने क्यों किया? खिलाफत आंदोलन की जब बात की जाए तो गांधी जी के द्वारा खिलाफत आंदोलन का यहां पे समर्थन क्यों किया गया? तो सीधे शब्दों में अगर हम खिलाफत आंदोलन की बात की जाए तो इसका तो मुख्य मंतव्य ही था कि हमारे यहां पर, चूंकि आप भी जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये बना था, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा एक तबका था जिसकी अगर बात की जाए जो मुस्लिम लीग के रूप में था। तो अब कहीं ना कहीं कह सकते हो कि दोनों में अलगाव होने लगा।
मतलब एक पंथ की तरफ जाने लगे। जैसे हम कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग मुस्लिम के साथ होने लगा, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब बात की जाए तो इसमें जो हिंदूवादी विचारधारा थी, चाहे वो नरम दल चाहे गरम दल, वो लगभग इसमें आने लगे। तो महात्मा गांधी ने एक बीच के रास्ते के रूप में से चूज किया कि अगर हम क्या करते हैं, हम अगर इसका समर्थन करते हैं, क्योंकि खिलाफत के परिप्रेक्ष्य आपने सुना भी कि खलीफा के खिलाफ था, तो यहाँ पे जो भारत का मुस्लिम वर्ग था वो इसको यहाँ पे सपोर्ट कर रहा था। तो यहाँ पे सीधे शब्दों में महात्मा गांधी ने कहा कि अगर हमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है तो उस दशा में आंदोलन में भारतीय मुसलमान जो हैं उनको एक बार फिर से अपने साथ जोड़ना होगा, और इससे बढ़िया कोई मौका नहीं है। तो मिला जुला के गांधी जी के द्वारा खिलाफत आंदोलन के परिप्रेक्ष्य समर्थन इसी कारण से किया गया क्योंकि ये जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे या फिर भारतीय मुसलमान थे, इनकी जब बात की जाए तो इनको हम भारत के आंदोलनों में फिर से एक बार सक्रिय कर पाए। क्योंकि पुरानी संकल्पना की जब बात की जाए तो वहां तो आपने सदैव सुना कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन जब हमारे यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे दल बनते जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, अलगाव। अंग्रेजों की नीति थी भूत टालो राज करो, तो इस दशा में ये कहीं न कहीं कारगर था। तो गांधी जी ने एक बार सबको समग्र लाने की कोशिश की, और इस परिप्रेक्ष्य कह सकते हो कि यहाँ पे आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग ये प्राप्त करना चाहते थे। राजनीतिक सुधारों के परिप्रेक्ष्य खास करके विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय के रूप में किसका नाम आता है? दादा भाई नौरोजी के रूप में, सुरेंद्र नाथ के रूप में, राजा राम मोहन राय के रूप में, या फिर बाल गंगाधर तिलक के रूप में? किसका नाम यहाँ पे देख मिलता है? राजनीतिक सुधारों की जब बात की जाए तो राजनीतिक सुधारों के परिप्रेक्ष्य इनका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। कौन से एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया, खास करके राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध किया? देखिए, राजनीतिक सुधारों की जब बात की जाए तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, यहाँ पे उसका सपोर्ट किया जो अंग्रेजों के द्वारा हमारे यहाँ पर किए जा रहे थे। क्योंकि अंग्रेजों की जब बात की जाए तो अंग्रेज कह रहे थे कि हम उपनिवेश बना देंगे, हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे। सब लोग कह रहे थे अच्छा ठीक है ठीक है, हमें भी कुछ उसमें सदस्य सीमा दे दीजिएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग इसका क्या कर रहे थे, एक तरीके से कहते कि तो समर्थन कर रहे थे। कुछ लोग उसके सदस्य बनना चाह रहे थे, कुछ लोग उसके समिति में शामिल होना चाह रहे थे, कुछ लोग शामिल होने का मतलब कि जैसे हम उनके पास रहेंगे, जब ना उनकी चीज़ों को समझेंगे तो उसके हिसाब से परिवर्तन करा पाएंगे। क्योंकि सीधे लोहा लेना तो कठिन है भाई, उनके पास तो गोला बारूद है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो इस दशा में क्यों ना हम उनके साथ मिलजुल करके अगर अपनी बात को रखें तो यह बेहतर होगा। लेकिन पहले एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम होता है बाल गंगाधर तिलक। बेसिक आप इन्हें जानते भी हैं, जिनका नाम ही था लोकमान्य। लोकमान्य ने एक शब्दों में यही बात कही कि भैया अंग्रेजी सत्ता हो ठीक है, बने रहो अपने यहाँ, हमें क्या चाहिए, हमें आपके लेमन जूस की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें पूरी तरीके से खुद का अपना राज्य चाहिए। हम यहाँ पे आपकी ना तो गुलामी करने वाले हैं, ना तो आपके सदस्य बनने वाले हैं, ना आपकी जरूरत है हमें। ये हमारा देश है, ये हमारे लोग हैं, और हमें अपनी स्वतंत्रता खुद के लिए पूरी तरीके से चाहिए। तो यहां पर अगर देखा जाए तो आप कह सकते हो कि पूर्ण स्वराज की जो संकल्पना है, पहली बार अगर देखा जाए तो पूर्ण स्वराज की संकल्पना बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से आती है। और इस कारण से हम कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पर अंग्रेज थे, जो अलग अलग विधाओं में राजनीति के सुधार करना चाह रहे थे, कभी कुछ करना कभी कुछ करना, खुद का अपना देश चाहिए, अन्यथा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं एक ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने क्या किया है, खास कह सकते हो कि अंग्रेजों का पूरा विरोध करते हुए आज पूर्ण स्वराज की मांग करी। वैसे बाल गंगाधर तिलक की जब बात की जाए तो लोकमान्य तिलक के रूप में जाने जाते हैं, और एक नाम आपने कई बार सुना होगा जब हम बात करते हैं महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में आपने सुना है खासा गणपति उत्सव। तो गणपति उत्सव की जो संकल्पना है वह इन्हीं के माध्यम से बताई जाती है, शुरू करी गई है। तो गणपति उत्सव जो आपके महाराष्ट्र में आज बड़े स्तर पे आयोजित किया जाता है, अगर इसकी बात की जाए तो यह इन्हीं के माध्यम से शुरू करी गई है। ठीक है, आगे की बात की जाए तो मुजफ्फरपुर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की जब बात की जाए तो उनकी हत्या का प्रयास प्रमुख रूप से किया गया था 1908 में, 1909 में, 1907 में, या फिर आपके 1911 में। ये घटना कब की होती है तो आप भी जानते हैं, 30 अप्रैल। 30 अप्रैल। परिपेज की जब बात की जाए तो आपने नाम भी सुना होगा किसके बारे में, प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी और साथ ही साथ खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। आप भी जानते हैं इस परिपेज में क्या हुआ था। इस परिपेज की जब बात की जाए तो इन्होंने एक कह सकते हो कि बग्गी के ऊपर बम फेंकना था। ठीक है, बग्गी के ऊपर क्या करना था, बम फेंकना था। लेकिन संयोग से आप कह सकते हो कि ये जो बम का सीन था वो दूसरी बग्गी पे जा गिरा।
ठीक है, दूसरी बग्गी पे जाके गिरा। और इस दशा में आप भी जानते हैं कि विस्फोट हुआ तो, लेकिन अगर देखा जाए तो विस्फोट की दशा में क्या होता है, यहां पर जिसमें 2 महिलाएं शामिल थे उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ब्रिटिश परंपरा में आप कह सकते हो कि जो हम जिसको मारना चाह रहे थे किंग्सफोर्ड को, वो ना उसकी हत्या हो करके, बल्कि उसकी जगह पर क्या हो गया, उसके पुत्री और पत्नी की हत्या हो जाती है। ठीक है, तो इस परिपेक्ष की जब बात की जाए तो यहाँ पर क्या नाम होता है, खास करके बग्गी के ऊपर बम फेंकने के लिए 30 अप्रैल और सन 1908, 30 अप्रैल सन 1908 की जब बात की जाए तो उस समय की यह घटना होती है। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, इन दोनों ने क्या किया, बग्गी के ऊपर बम फेंकने की कोशिश की, लेकिन आप भी जानते हैं कि बग्गी चलती रही तो उस दशा में ये दूसरी बग्गी पे पहुंच जाती है बम, और वहां पर क्या होता है, ये बम दगता है और इस दशा में 2 महिलाओं का क्या होता है, कह सकते हो कि हत्या हो जाती है। इन द सेंस वो कहीं ना कहीं उस बम विस्फोट में मारी जाती हैं। मिला जुला के अगर देखा जाए तो इस परिपेक्ष में आपने सुना कि प्रफुल्ल चाकी की जब बात की जाए तो ये इस डर से बचने के लिए क्या किए थे, आत्महत्या कर लिए थे। लेकिन खुदीराम बोस की जब बात की जाए तो इनको क्या किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा पकड़ करके फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो इनका नाम प्रमुख रूप से मिलता है, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। एक नाम आता है चंपारण। चंपारण की जब बात की जाए तो चंपारण में जो नील विद्रोह हमें देख मिलता है, उसके मुख्य रूप से अभिनेता कौन थे, उसके राष्ट्रीय नेता कौन थे। नाम की जब बात की जाए तो खास करके महात्मा गांधी, बिरसा मुंडा, बाबा रामचंद्र या फिर राम सिंह, किसके रूप में, खास करके जब हम चंपारण विद्रोह की बात करें, चंपारण विद्रोह की जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से, आज चंपारण विद्रोह की जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है, चंपारण विद्रोह। चंपारण विद्रोह आपने कई बार सुना होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इस व्यवस्था को एक्चुअली हमारे यहां पर नील विद्रोह भी कहा जाता है। और नील विद्रोह का जो कॉन्सेप्ट था वो था यहां की 3 कठिया प्रथा, 3 कठिया प्रथा। 3 कठिया प्रथा इन द सेंस आप कह सकते हो कि जो हमारा बीघा होता है संयोग से उसमें 20 मंडी होती है, तो यहां पे ये कहा गया कि 20 मंडी के एवज में आपको क्या करना पड़ेगा, उसके 3 मंडी पे आपको नील उत्पादित करना पड़ेगा। तो 3/20 प्रथा की जब बात की जाए तो इसी प्रथा का ही यहां पर विरोध था, जिसके अंतर्गत आप भी जानते हैं कि किसानों को ये एक तरीके से कह सकते हो अनिवार्य कर दिया जाता था कि आपका जितना भी जमीन का हिस्सा है, मतलब 1 बीघा जमीन है तो उसमें आपको 3 हिस्सा क्या करना पड़ेगा, आपको नील उगाना ही पड़ेगा। और इसी परिपेक्ष की जब बात की जाए तो इसको क्या कहा जाता था, 3 कठिया प्रथा के रूप में जाना जाता था। तो बेसिक अगर देखा जाए तो ये कहां से आपको दिख मिलता है, तो आज का जो चंपारण लोकेशन है संयोग से आपके बिहार में, तो बिहार में इसका नाम दिख मिलता है, क्योंकि इंग्लैंड के अंतर्गत हुआ क्या था, इंग्लैंड की जब बात की जाए तो इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति हुई तो औद्योगिक क्रांति होने के परिप्रेक्ष्य क्या हुआ, वहां पर रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ी, मतलब सूती कपड़े वगैरह बनाने के परिप्रेक्ष्य। अब जब कपड़े बनाए जाते हैं तो आप भी जानते हैं सफेद कलर का कपड़ा सूत से बनेगा, लेकिन उसे रंगीन कैसे किया जाए, तो रंगीन करने के लिए नील की जरूरत पड़ती थी और नील उनके यहाँ उत्पादित नहीं होता था, तो अधिक मात्रा में हमारे यहाँ पर उत्पादित किया जाता था। और इस परिप्रेक्ष्य में क्या होता है, इस परिप्रेक्ष्य ये नाम देखने को मिल जाता है। तो आगे की जब बात की जाए तो यहाँ पर संबंध किससे होता है, तो आपने कई बार सुना होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की जब बात की जाए तो ये नाम देख मिलता है, क्योंकि अंग्रेजों की जब बात की जाए तो अंग्रेजों ने क्या किया था, यहाँ पे जो आप कह सकते हो कि कृषक थे या जो आपके बागान मालिक थे, कृषक या बागान मालिक थे, अगर उनकी बात की जाए तो उनके साथ इनका ये क्या था, 3 कठिया को लेकर के समझौता था और ये इससे काफी परेशान थे, तो इसी को लेकर के इनका क्या था, विरोध था। हालांकि विरोध इनको महात्मा गांधी को पता नहीं था, लेकिन आप भी जानते हैं कि यह व्यवस्था में जब 1916 का आपका लखनऊ अधिवेशन था, तो लखनऊ अधिवेशन के अंतर्गत आपने सुना भी होगा खास करके एक व्यक्ति का नाम जिनको हम देते हैं रामचंद्र शुक्ल नाम। तो रामचंद्र शुक्ल की जब बात की जाए तो रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया था, इनको इस प्रथा के बारे में बताया था। ठीक है, तो इस प्रथा की जब बात की जाए तो इस प्रथा के बारे में बताया था और आगे चल करके महात्मा गांधी ने क्या किया, इसका एक बड़े स्तर का विरोध किया और इस दशा में क्या होता है, इसको समाप्ति होती है। भारत की सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है वो मुख्य रूप से हमें प्राप्त होती है। आज भारतीय वर्षा के स्वरूप की जब बात की जाए तो यह हमें देखने को मिलता है। खासा अगर देखा जाए तो उत्तर पूर्व मानसून से वापस होती मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से या फिर संवहिक वर्षा से। ठीक है, यहाँ पे भारत में मानसून की जब बात की जाए तो भारत में मानसून के परिप्रेक्ष्य जो हमें वर्षा प्राप्त होती है वह किस एक माध्यम से हमें प्राप्त होती है। भारत में बरसात का जो एक संदर्भ होता है वह किससे हमें प्राप्त होती है,
क्लास का टाइम क्या है? जिस टाइम पे आप जुड़े हैं वही क्लास की टाइम है। सुबह 8 बजे ध्यान रखिएगा एक थ्योरी का सेशन आपको मिल जाता है। दोपहर 12 बजे ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक हिंदी की क्लास मिलती है, ठीक है। शाम को 5 बजे आपको एक जीके जीएस का प्रैक्टिस मिलता है। शाम के 6 बजे एक आपको यूपी जीके की क्लास मिलती है। फिर शाम 7 बजे आपको मैथ की क्लास मिलती है। शाम 8 बजे ही आपको रीजनिंग की क्लास मिलती है। और फिर रात को 9 बजे क्या हो जाती है, आपका यूपी जी के क्लास हो जाता है, ठीक है। तो यही आपका पूरा भी शेड्यूल है। सबसे ज़्यादा जो बरसात होती है वो कैसे होती है, तो आप भी जानते हैं। आज हमारे भारत की बनावट कुछ इस तरीके से है और भारत में आने वाले इसी मानसूनी हवाओं की जब बात की जाए जो इधर से आती है, तो दिशा आप भी जानते हैं, ये पश्चिम है और ये दक्षिण है। तो इसे क्या कहते हैं, यहाँ से उतर रही है तो ये दक्षिण पश्चिम के रूप में जानी जाती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की जब बात की जाए तो इससे हमारे यहाँ पर बरसात होती है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हमारे भारत में शुद्ध रूप से ये जुलाई में प्रवेश करती है। लेकिन खासा ध्यान रखिएगा, अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य केरल के तटीय हिस्सों की बात करें तो केरल के तट पे क्या होता है, यह आपके अप्रैल मई महीने में ही आ जाता है और इसे हम क्या कहते हैं, आम्र वर्षा के रूप में नाम देते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है, वहाँ पे उगाए जाने वाले जो आपके आम होते हैं, अगर उनकी बात की जाए तो उनसे क्या होता है, कह सकते हो कि इन बरसात से इनको अच्छा खासा पानी प्राप्त हो जाता है और फसल अच्छी हो जाती है। ग्रेट बैरियर रीफ, अगर इसकी बात की जाए तो ये आज वर्तमान किसके किनारे है? ग्रेट बैरियर रीफ की जब बात की जाए तो यह नाम हमें देखने को मिलता है, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। देखो हम तो क्लास लेते हैं, हम अपनी प्रतिबद्धता को लेकर बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं, ठीक है। हाँ, 1-2 दिन का सीन जरूर हुआ, बिजली ना होने की वजह से हिंदी वाली क्लास ना हो पाई, उसके लिए क्षमा भी चाहते हैं, लेकिन क्या करें, अब उसके सामने तो मजबूर है। लेकिन आप लोग अपना ना निभाते हैं, ये ज़रूर लगता है, ठीक है। कि अगर आप चैनल पे आए हैं तो कम से कम इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा करें, उन्हें जोड़ने का प्रयास करें, कोशिश करें। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों मित्रों को भी बताएं, ठीक है, ताकि वह लोग भी क्या करें, इस चैनल के माध्यम से जुड़ें। क्लियर? यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ, आज अगर इसकी बात की जाए तो इसकी संकल्पना क्या होती है, तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, नाम से पता चल रहा है ग्रेट, अर्थात हम कह सकते हैं कि दुनिया में अगर हम बात करें तो दुनिया के अंतर्गत सबसे बड़ी, तो दुनिया का सबसे बड़ा, अगर हम कहें तो दुनिया की सबसे बड़ी, जब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पर कोरल रीफ, तो कोरल रीफ के रूप में इसका नाम देखने मिलता है। वैसे हमारे अभी लक्षद्वीप का भी नाम आपने सुना होगा, लक्षद्वीप पे भी ध्यान रखिएगा, कुछ एक मात्रा में क्या होती है, आपकी कोरल चट्टानें पाई जाती हैं। लेकिन इस कोरल रीफ की जब बात की जाए तो ये हमें कहाँ देख मिलती है, तो आपने कई बार सुना होगा ऑस्ट्रेलिया के परिप्रेक्ष्य में। ऑस्ट्रेलिया का जो एक आज बनावट आपको देखने को मिलता है, अगर हम ऑस्ट्रेलिया को कुछ बना पा रहे हैं तो ऐसे ही हमारी ऑस्ट्रेलिया दिखती है। तो इसी ऑस्ट्रेलिया का ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये पूरी तरीके से क्या है, इससे बना हुआ है और ये एक ऐसी संरचना है जो बहुत लंबी एक दीवार के रूप में आपका तैनात होता है। तो ग्रेट बैरियर रीफ क्या करते हैं, इसको हम देख पाते हैं, ठीक है। तो ग्रेट बैरियर रीफ की जब बात की जाए तो ये खासा ध्यान रखिएगा, आज इसको यूनेस्को के माध्यम से विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। विश्व धरोहर सूची की जब बात की जाए तो उसमें भी शामिल किया गया है, कब, यह 1981 में, 1981 की जब बात की जाए तो इसको विश्व धरोहर सूची के रूप में भी शामिल किया गया है। मिला जुला के अगर देखा जाए तो ये कहाँ पे देख मिलता है, तो ये जो संरचना है यह आप कह सकते हो कि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी हिस्सा है उसमें यह देखने को मिलता है। करीब करीब इसकी जब औसतन लंबाई की बात करते हैं तो ये 2000 किलोमीटर तक विस्तारित है, ठीक है। तो 2000 किलोमीटर की जब बात की जाए तो इसके रूप में यह हमें प्रवाल भित्ति देखने को मिलती है, प्रवाल भित्ति, या जिसको हम ग्रेट बैरियर रीफ के रूप में नाम देते हैं, ठीक है। आगे की बात आती है दक्षिण गंगोत्री, यह हमें दिख मिलता है। दक्षिण गंगोत्री की जब बात की जाए तो ये हमारे यहाँ पर अवस्थित है। खास करके अगर देखा जाए तो ये नाम होता है उत्तराखंड, आर्कटिक, आपके हिमालय या फिर अंटार्कटिका के रूप में है। एक्चुअली आप भी जानते हैं, विश्व परंपरा की जब बात की जाए तो हम सदैव ग्लोब का अध्ययन करते हैं और इसी ग्लोब की जब बात की जाए तो इस ग्लोब पे आपने देखा होगा ये कुछ हमारे क्या है, ध्रुव हैं। और ध्रुव मतलब आप कह सकते हो कि बर्फीली लोकेशन। तो इसी बर्फीले लोकेशन के अध्ययन के लिए हमने क्या किया है, कुछ बेसिकली अपने लोकेशन चिन्हित कर रखे हैं। और चिन्हित लोकेशन की जब बात की जाए तो उसमें खासा ध्यान रखिएगा, ये जो अंटार्कटिका है, तो अंटार्कटिका में स्थित ये क्या होती है, दक्षिण गंगोत्री है। और दक्षिण गंगोत्री की जब बात की जाए तो ये यहाँ का क्या है, दूसरा एक शोध सेंटर है, शोध सेंटर जो भारत के द्वारा स्थापित है।
भारत के द्वारा यहाँ पे स्थापित किया गया है, ताकि यहाँ की जलवायु के बारे में, यहाँ के संसाधन के माध्यम से क्या किया जाए, जाना जा सके। ठीक है, तो अगर इसकी बात की जाए तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, दक्षिण गंगोत्री पहला होगा। ठीक है, ये पहला होगा, क्योंकि दूसरा तो मैत्री है। दूसरा की जब बात की जाए तो दूसरा का जो संबंध है, दूसरा की आज अगर बात की जाए तो दूसरा का नाम क्या है, दूसरे की जब बात की जाए तो दूसरे का नाम हमें जो दिख मिलता है वह आपको दिख मिलता है मैत्री। और इसी के साथ एक और नाम ध्यान रखिएगा, तीसरा भी स्थापित है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है भारती। ठीक है, तो ये 3 सेंटर आपके स्थापित किए गए हैं जो यहाँ पे शोध करने का काम करता है। दक्षिण गंगोत्री पहला जाना जाता है, दूसरा मैत्री है, तीसरा आपका भारत है। नाम से ही पता चल रहा है, क्योंकि ये दिशा कौन सी है, ये उत्तर है, और ये कौन सा है, ये दक्षिण है। ठीक है, तो दक्षिण में स्थित ये वाला लोकेशन, तो दक्षिण गंगोत्री की जब बात की जाए तो ये अंटार्कटिका के रूप में हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अंटार्कटिका क्षेत्र की जब बात की जाए तो वहां पर ये एक वैज्ञानिक शोध केंद्र के रूप में आपका स्थापित है। दक्षिण अमेरिका की जब बात की जाए तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी हमें देख मिलती है, नील नदी, अमेजन नदी, मिसिसिपी नदी, या फिर आपके गंगा नदी के रूप में। दक्षिण अमेरिका के परिप्रेक्ष्य एक्चुअली आप भी जानते हैं, विश्व परंपरा की जब बात की जाए तो विश्व परंपरा में आपने देखा भी होगा, खास करके एक का नाम क्या हो जाता है, एक का नाम है अमेरिका, और अमेरिका के बाद आपने देखा होगा किसके बारे में, खास करके दक्षिणी अमेरिका। फिर आपका क्या आता है, अफ्रीका, अफ्रीका के बाद यहाँ पे आपका यूरोप, और यूरोप के बाद क्या आ जाता है, ये वाला हिस्सा आपके एशिया, और एशिया के बाद यहाँ आपका ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे इसके बारे में पूछा है, दक्षिण अमेरिका। आज दक्षिण अमेरिका की जब बात की जाए तो उसकी नदी कौन सी होती है, तो आपने कई बार सुना होगा, अमेजन नदी। ठीक है, अमेजन की जब बात की जाए तो अमेजन नदी खासा अगर देखा जाए तो यह विश्व परंपरा की जब बात की जाए तो विश्व परंपरा में यह क्या हो जाती है, सबसे बड़ी नदी होती है। विश्व परंपरा की जब बात की जाए तो विश्व परंपरा में क्या हो जाती है, सबसे बड़ी नदी क्या होती है, जब हम जल क्षेत्र के रूप में जानते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी नदी जल क्षेत्र के रूप में। लेकिन अगर लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई के दृष्टिकोण से क्या होती है, लंबाई के दृष्टिकोण से ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है। लंबाई के दृष्टिकोण से ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है, क्योंकि पहली जो है वह आपने कई बार सुना होगा, नील नदी। नील नदी की जब बात की जाए तो नील नदी क्या है, विश्व की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। मिला जुला के अगर देखा जाए तो ये यहाँ एंडीज पर्वत से निकल करके और कहाँ पे आपका जो ब्राजील का क्षेत्र है वहां पर इसका विस्तार देख मिलता है। ठीक है, तो एंडीज पर्वत से निकल करके ब्राजील में इसका पूरा पूरा बहाव क्षेत्र है। आज विश्व परंपरा में सबसे ज्यादा जल क्षेत्र अगर देखा जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देख मिलता है, और साथ ही साथ क्या हो जाती है, इसकी लंबाई की जब बात की जाए तो लंबाई के मामले में दूसरी बड़ी नदी है। तो एंडीज से निकल करके ये ब्राजील से होकर के कहा, यहाँ जो अटलांटिक सागर है, अटलांटिक सागर, तो इस अटलांटिक सागर में आके गिर जाती है। वैसे ध्यान रखिएगा, अगर यहीं पे बात की जाए तो भारत की एक सबसे बड़ी नदी है जिसका नाम है गंगा। गंगा के परिप्रेक्ष्य आप भी जानते हैं, आज ये भारत की सबसे बड़ी नदी के रूप में जानी जाती है। क्लियर, कहा जा रहा है कि एक संविधान संशोधन के द्वारा हमारे यहाँ पर वोट देने की जो एक आयु थी वह 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। तो इसके बारे में आपने सदैव सुना होगा, ये 61वां संविधान संशोधन है। कौन सा है, 61वें संविधान संशोधन की जब बात की जाए तो पहले हमारे यहाँ पर वोट देने की जो उम्र थी वह 21 वर्ष थी, लेकिन इसको घटा करके हमने क्या किया, खास करके 18 वर्ष कर दिया। तो 18 वर्ष वोट करने की जो हमने उम्र करी है वह कब करी है, तो यह आपके 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से। कितने, 61वें संविधान संशोधन की जब बात की जाए तो इस 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह हमने कर रखा है। ठीक है, 61वें संविधान संशोधन की जब बात की जाए तो उसके माध्यम से यह हमने कर रखा है। क्लियर है, 61वां संविधान संशोधन जो वोट करने का जो एक उम्र होता है उसको हमने घटा दिया था। ठीक है, आगे के क्वेश्चन की बात की जाए तो इसका संबंध किससे होता है, तो ये कहा जा रहा है कि बताइएगा, यहाँ पर एक बिंदु खासा अगर देखा जाए तो ये है कि निम्न शब्दों पर विचार करिए, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक या फिर धर्मनिरपेक्ष। अगर इनकी बात की जाए तो इन शब्दों को क्या करिए, शब्दों को विचार अनुसार क्या करिए, क्रम में लगाइए। एक्चुअली आप भी जानते हैं कि हमारा जो संविधान संशोधन है अगर उसकी बात की जाए तो प्रस्तावना के अंतर्गत क्या किया गया है, इन शब्दों को जोड़ा गया है। कब, आपके 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अब 42वें संविधान संशोधन की जब बात की जाए 1976 में इसको जोड़ा गया, तो इसमें कौन कौन से शब्द आपके ऐड किए गए, तो मुख्य रूप से आपने देखा भी होगा, अगर इन शब्दों की बात की जाए तो इन शब्दों को ऐड किया गया, और इसके क्रम की जब बात की जाए तो इसका क्रम जो हमें दिख मिलता है वह कुछ इस तरीके से होता है कि हमें सार्वभौमिक, समाजवादिक, धर्मनिरपेक्ष
और प्रजातांत्रिक गणराज्य की बात करते हैं। अर्थात सीधे शब्दों में हमारा जो सही उत्तर होगा वह आपका ए जवाब इसमें सही होगा। ठीक है, तो अगर इसकी बात की जाए तो ये पूरा इसका आधार होगा कि हमें क्या करना है, सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एक प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जरूरत है, और इसी परिप्रेक्ष्य हम इसे देख पाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सारे संदर्भों को हम बेसिकली यहाँ पे देखते हैं। रही बात इस क्लास की पीडीएफ, तो क्लास की पीडीएफ के लिए खासा हम बार बार आपको बता चुके हैं कि इस टेलीग्राम चैनल को जोड़ लीजिएगा, ताकि यहाँ से आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाती है। अभी संदर्भ को हम यहीं पर विराम देंगे और इसके जस्ट बाद 6 बजे आपकी क्या होगी, यूपी जीके वाली क्लास होगी। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सेशन आपके साथ साझा करना है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा एक वैकेंसी आई है, थोड़ा सा उसके बारे में हमें चर्चा करना है। ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास समय होगा 2-4 मिनट का तो उसमें जरूर जुड़िएगा, क्योंकि अभी हमारी यूपी में एक वैकेंसी आई है, उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।